हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्रीक्वेंसी ट्यूटोरियल पे। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी टीचर डॉक्टर किरण वत्स। तो बच्चों, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस होता क्या है और कौन कौन से फेजेस पढ़ते हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स का प्रोडक्शन होना, स्पर्म्स का फॉर्मेशन होना, स्पर्म्स का बनना, तो स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस के बेस पे हमने एनिमल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक कौन से होते हैं, एक होते हैं सीजनल ब्रीडर, एक होते हैं सीजनल ब्रीडर, एक होते हैं कॉन्टिन्यूस ब्रीडर, कॉन्टिन्यूस ब्रीडर। ओके, तो पहले हम सीजनल ब्रीडर्स की बात करते हैं। तो सीजनल ब्रीडर्स कौन से होते हैं बेटा, जिनमें ओनली टेस्टीज डिसेंड इन ब्रीडिंग सीजन। मतलब इनमें क्या होता है, जो इनकी टेस्टीज होती हैं वो स्क्रोटम के अंदर आती हैं, डिसेंड होती हैं स्क्रोटम के अंदर जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है। तो उससे पहले कहाँ पर होती हैं, एब्डोमेन में ही होती हैं। सिर्फ और सिर्फ जब सीज़न आएगा तभी जो इनकी टेस्टीज हैं वो स्क्रोटम में आएंगी और तभी इनमें स्पर्म बनेंगे। ओके, तो ये क्या है, इनको बोलते हैं हम सीजनल ब्रीडर्स। एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे बैट्स जो है वो भी सीजनल ब्रीडर्स में आता है, लामास जो है वो भी सीजनल ब्रीडर्स में आते हैं। सेकंड जो है वो है बेटा कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस नाम से ही लग रहा है, कॉन्टिन्यूस नाम से ही लग रहा है, तो क्या बता देंगे, देयर टेस्टीज रिमेन इन द स्क्रोटम। इनके जो टेस्टीज हैं वो हमेशा कहाँ पर ही होती हैं, स्क्रोटम में। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या कहा है यहाँ पे कि जो टेस्टीज हैं वो स्क्रोटम में ही होती हैं। एग्जाम्पल इसमें हम हॉर्स का ले सकते हैं, ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो क्या इनमें बिल्कुल परमानेंट हमेशा से ही स्क्रोटम में होती हैं, कभी भी एब्डोमेन में नहीं होती हैं? तो बच्चों ऐसा नहीं है। जब मदर के वॉम में 7 मंथ का बेबी बॉय होता है तो 7 मंथ पे जो उसकी टेस्टीज हैं वो उसके एब्डोमेन से डिसेंड हो जाती हैं और स्क्रोटम में आ जाती हैं। 7 मंथ पे वो क्या हो जाती हैं, डिसेंड हो जाती है एब्डोमेन से और कहाँ आ जाती हैं, स्क्रोटम में आ जाती हैं। और उसके बाद वो परमानेंटली स्क्रोटम में ही रह जाती हैं। उसके बाद कभी ऐसा नहीं होता कि वो स्क्रोटम से फिर से कहाँ चली जाएं, एब्डोमेन में चली जाएं। ओके, इसलिए हम इनको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस, मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस लगातार होती रहती है। क्योंकि बेटा देखो, सबको पता है जो स्पर्म्स जो हैं वो लो टेम्परेचर पे ही बन सकते हैं और हमारा जो स्क्रोटम वाला पार्ट जो है वो उसको क्या है, वो उसको लो टेम्परेचर प्रोवाइड करता है। इसलिए वहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो आसानी से हो जाती है। ओके, जो एब्डोमिनल रीजन होता है वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। ओके, तो कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है, कॉन्टिन्यू, भाई स्पर्म बनते जा रहे हैं तो कोई सीज़न का वेट नहीं करना पड़ेगा। ब्रीडिंग जो है वो कभी भी किसी भी सीज़न में हो सकती है। सो एग्जाम्पल जो है वो क्या दे रहे हैं हम यहाँ पे, हॉर्स का एग्जाम्पल दे देते हैं, ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल दे देते हैं। ओके, तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। अब एक चीज़ जो है वो आपको क्या समझनी है, ध्यान से आपको ये याद रखना है जो मैंने अभी बताया कि जब 7 मंथ होता है, जेस्टेशन पीरियड जब चल रहा होता है पूरा, तो उसमें जब 7 मंथ होता है तो उसी टाइम पर
टेस्टिस एब्डोमेन से स्क्रोटम में डिसेंड होती हैं, और अगर एक बार डिसेंड हो गई तो वापस वो दोबारा से असेंड नहीं होंगी। ओके, इससे पहले वाले जो वीडियो अगर मेरी नहीं देख रखी हो किसी बच्चे ने, तो इससे पहले जब हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ा था तो उसमें मैंने डिटेल से आपको ये चीज़ समझाई थी। तो अगर आपने वीडियो नहीं देख रखी हो तो उसको देख लेना, उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो तीसरी कैटेगरी क्या है बेटा, इंट्रा एब्डोमिनल ऑर्गेनिज्म या फिर एनिमल। इंट्रा एब्डोमिनल एनिमल मतलब क्या है कि ये ऐसे एनिमल हैं जिनमें जो टेस्टिस होती हैं वो हमेशा कहाँ होती हैं, एब्डोमेन में ही होती हैं। मतलब स्क्रोटम में तो वो कभी आती ही नहीं हैं, कहाँ होती हमेशा, एब्डोमेन में ही होती हैं, इंट्रा एब्डोमिनल रीजन में ही होती हैं। तो एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे दे देते हैं हम एलिफेंट का। एलिफेंट में भी ऐसा ही होता है और व्हेल में भी ऐसा ही है। ठीक है, तो हमने दो ये क्या दे दिए, इनके एग्जाम्पल दे दिए। अब हम पढ़ेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो कैसे होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के बारे में बताना है कि भाई फेजेस कौन कौन से होते हैं और कैसे होती है ये प्रोसेस। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है इसके दो फेज होते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है इसके दो फेज होते हैं। तो दो फेज देखो बेटा कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है इसका फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स। पहले क्या होता है, स्पर्म बनने के लिए पहले स्पर्मेटिड्स बनती हैं और उसके बाद क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, तो दो फेज होते हैं बेटा, एक होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स और दूसरा होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटिड्स कैसे बनेंगी और फिर स्पर्मेटिड जब बन जाएंगी तो लास्ट में स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होती है, इनसे फिर स्पर्म बनता है। ठीक है, तो जो ये है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, इसमें तीन अलग अलग फेजेस और आते हैं, तीन छोटी छोटी इवेंट होती हैं। फर्स्ट क्या होती है इसमें, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड जो है वो है बेटा ग्रोथ फेज और थर्ड जो है वो है मैच्योरेशन फेज। और इन फेज के बाद फिर ये स्टार्ट होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता है, स्मॉल राउंडेड सेल कन्वर्ट एंड लॉन्ग फ्लैजिलेटेड सेल, दैट इज स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म सेल। ठीक है, तो ये क्या है, ये दो फेज़ हैं। अब एक बार देखते हैं कि किस तरह से ये फेज़ होते हैं। देखो बेटा हमने ये पढ़ रखा है कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ही होती है ना। कहाँ होती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। और जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है उसमें दो टाइप की सेल होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है उसमें दो टाइप की सेल होती हैं। दो टाइप की सेल कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है हमारी सर्टोली सेल और एक होती है हमारी जर्म सेल। एक तो होती है सर्टोली सेल और एक होती है जर्म सेल। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं, दो सेल जो थी कौन सी थी बेटा, एक तो थी सर्टोली सेल और दूसरी थी हमारी जर्म सेल। सर्टोली सेल जो है
ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं करती है। तो ये क्या करती है, सर्टोली सेल अपने अंदर से प्रोटीन को रिलीज करती है। क्या करती है, प्रोटीन को रिलीज करती है, इनहिबिन को और किसको, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन को, ठीक है। और जर्म सेल जो हैं ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस करवाती हैं। तो जो प्रोटीन यहाँ से रिलीज होता है वो मेल सेक्स हार्मोन के साथ बाइंड हो जाता है और ये सर्टोली सेल इन जर्म सेल की हेल्प करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में, स्वाम्स को बनाने में। तो इनको हेल्पर सेल भी कहा जाता है या फिर इनको नर्स सेल भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रही हैं, उनकी हेल्प कर रही हैं। तो बेटा ये जो है यहाँ पे ये एक जर्म सेल है, पूरी लेयर जो है वो है जर्मिनल एपिथेलियल लेयर, ठीक है। और उसमें से ये एक जो सेल है ये है जर्म सेल, ठीक है। जर्म सेल जो है इसके क्या इसके कैरेक्टर हैं, जर्म सेल कैसी है बेटा, डिप्लॉयड है। कैसी है, डिप्लॉयड है। और कैसी है, नॉन फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, मतलब मोटाइल नहीं है, ओके। तो ये क्या है, जर्म सेल। अब जर्म सेल जो है सबसे पहले यहाँ से हमारा वो वाला फेज स्टार्ट हो गया है, कौन सा, जो फर्स्ट था, कौन सा था, फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटेड्स, ये हमारा फर्स्ट फेज था बेटा। तो ये स्टार्ट हो गया है और इसमें से भी फर्स्ट क्या था, मल्टीप्लिकेशन था, मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। देखो कैसे, ये क्या थी, एक जर्म सेल डिप्लॉयड है, फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं है, राउंडेड है। तो इसने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया, माइटोसिस किया। क्या किया बेटा, माइटोसिस किया। और माइटोसिस जब किया तो माइटोसिस में क्या होता है, माइटोसिस में आइडेंटिकल डिवीज़न होता है, माइटोसिस में आइडेंटिकल डिवीज़न होता है। सो आइडेंटिकल डिवीज़न होता है तो क्या बनेगा बेटा इससे, तो इससे क्या है, आइडेंटिकल है भाई, आइडेंटिकल है ना। तो क्या बन गई, दो डिप्लॉयड सेल बन गई। क्या बन गई, दो डिप्लॉयड सेल बन गई। अगेन इसमें फिर से क्या हुआ, फिर से यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। फिर से क्या हुआ, माइटोसिस हुआ। और माइटोसिस हुआ तो फिर से क्या हुआ बेटा, फिर से वही होगा, क्या, फिर से भाई चार यहाँ पे अब क्या बन गई, दो इससे बनी और दो इससे बनी। क्या बन गई ये चार, ये बन गई हमारी सेल, ठीक है। देखो अब ये क्या बन गई, इनसे बनी। अब ध्यान से देखना, जितने भी यहाँ पे ये हमारी सेल बनी हैं इनमें से हाफ जो हैं उनको बोल देंगे टाइप ए और हाफ जो हैं उनको बोल देंगे टाइप बी। हाफ को बोल देंगे टाइप ए, हाफ को बोल देंगे टाइप बी। अब जो टाइप ए वाली सेल हैं ये क्या हैं, ये रिएक्ट करने लग जाएंगी, दे रिएक्ट एज ए स्टेम सेल, ये स्टेम सेल की तरह रिएक्ट करने लग जाएंगी। जो क्या है, हाफ जो है टाइप ए वाली जो है सेल, हाफ सेल जो हैं वो कैसे रिएक्ट कर रही हैं, स्टेम सेल की तरह। तो इसका मतलब क्या है कि वो आगे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी। तो यहाँ पे सिर्फ ये बची हुई है ना, सिर्फ टाइप बी, ये क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेंगी। अब देखो बेटा, अब यहाँ से एक इसको मैंने जैसे सिलेक्ट कर लिया इस सेल को, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ से स्टार्ट हो गया हमारा सेकेंड फेज, जो कौन सा था, ग्रोथ फेज। कौन सा था बेटा, ग्रोथ फेज। अब जो ग्रोथ फेज था, नाम से लग रहा है ग्रोथ, तो भाई ग्रोथ का मतलब क्या हुआ कि साइज बढ़ेगा। क्या हुआ, मतलब साइज बढ़ेगा, साइज इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि इसकी क्या हो गई है, ग्रोथ हो गई है। बट अभी भी ये सेल कैसी है, यहाँ पे डिप्लॉयड सेल है, ओके। और यहीं पे मैंने इसको नाम क्या दे दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम दे दिया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ओके। उसके बाद देखो, अब ये तो क्या है, ग्रोथ फेज हो गया। अब जो ये वाली सेल थी, यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ बेटा,
इसको थोड़ा कर देती हूँ रब, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। यही वाली सेल जो है हमारी, जहाँ पे इसकी ग्रोथ हुई है, अभी इसके अंदर यहाँ पे क्या हुआ, माइटोसिस। क्या हुआ, माइटोसिस, सॉरी माइटोसिस नहीं, मियोसिस। यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस, ठीक है, और मियोसिस 1 हुआ, ठीक है। यहाँ पे हमारा थर्ड फेज शुरू हो गया। देखो फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन, सेकंड है ग्रोथ, तो ये थर्ड फेज शुरू हुआ। और थर्ड फेज कौन सा था, याद होगा सब बच्चों को, मैच्यूरेशन। कौन सा था, मैच्यूरेशन फेज। सो मैच्यूरेशन फेज बेटा स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस 1। और मियोसिस 1 में क्या होता है, मियोसिस 1 में होता है रिडक्शनल डिवीज़न। क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न। अब रिडक्शनल डिवीज़न का मतलब क्या हुआ कि भाई ये क्या थी, एक ये डिप्लॉयड थी ना, तो रिडक्शन का मतलब क्या है, हाफ हाफ। रिडक्शन का मतलब क्या है, हाफ हो गया। हाफ का मतलब क्या है, हैप्लॉयड एंड हैप्लॉयड, ठीक है। ये जो सेल यहाँ पे बनी है इनको बोल दिया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोल दिया बेटा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ओके। अब और भी एक चीज़ ध्यान से समझो, ये है मियोसिस 1। अब हमें पता है कि मियोसिस 2 बार होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीज़न। मियोसिस 2 में क्या होता है, आइडेंटिकल डिवीज़न, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, सेकेंड टाइम पर इनमें भी मियोसिस 2, क्या हुआ, मियोसिस 2। और मियोसिस 2 में अब क्या होगा बेटा, इक्वेंशियल डिवीज़न, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि आइडेंटिकल डिवीज़न। आइडेंटिकल डिवीज़न, तो ये ऊपर क्या थे, हैप्लॉइड बने हैं ना दोनों। क्या बने थे, हैप्लॉइड बने थे ना दोनों, है ना। अरे समझो क्या है, हैप्लॉइड बने थे। तो इसमें से अब क्या बनेंगे, ये बन गए, इससे 2, ये बन गए, इससे 2। और क्या कहा है मैंने, कैसे होंगे, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या है, जैसे पहले थे ऊपर, बिल्कुल वैसे ही बन गए, ठीक है। तो इनको नाम क्या दे दिया, इनको नाम दे दिया, इनको नाम दे दिया स्पर्मेटिड्स। क्या नाम दे दिया, स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स हैं। यहीं से स्टार्ट हो गया हमारा जो सेकंड, पहले मैंने लिखा फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, दूसरा मैंने वहाँ पे लिखा था स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ से बेटा क्या स्टार्ट हो गया हमारा जो दूसरा पॉइंट था स्पर्मेटोजेनेसिस का, कौन सा था वो, स्पर्मियोजेनेसिस था, स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मियोजेनेसिस देखो बेटा अब होगा, कैसे होगा, हर एक राउंडेड सेल जो है वो क्या करेगी, अपने आप को चेंज कर देगी। क्या कर देगी बेटा, अपने आप को चेंज कर देगी। और चेंज करके कैसी सेल बन जाएंगी, कुछ इस तरह से लॉन्ग, क्या कुछ इस तरह से, है ना। और एक बार में कितनी बनी बेटा, सीधा 4 बनी है एक बार में। एक बार में कितनी बनी है, ये 4 बनी है ना। तो ये क्या हो गए, ये है स्पर्मेटोजोआ। क्या है, स्पर्मेटोजोआ या फिर स्वार्म सेल। और ये भी सारे कैसे हैं बेटा, हैप्लॉइड हैं। कैसे हैं ये सारे, हैप्लॉइड हैं, ओके। तो ये स्पर्मियोजेनेसिस क्या हुआ, स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब जो राउंडेड सेल थी, हैप्लॉइड राउंडेड सेल से हैप्लॉइड इलोंगेटेड मोटाइल सेल का कन्वर्जन हो जाना, उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में कह सकते हैं स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाना स्पर्मियोजेनेसिस होता है। तो ये बेटा प्रोसेस थी स्पर्मेटोजेनेसिस की, बहुत ज़्यादा आसान थी, तो कुछ खास इसमें मुश्किल नहीं था और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बोर्ड के लेवल से भी इम्पोर्टेंट है और कंपटीशन के लेवल से भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको इसको तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से इसको समझना, लर्न करना। नेक्स्ट देख लेते हैं अब। जो अगला टॉपिक जो है हमारा वो है oogenesis। oogenesis में हम क्या पढ़ेंगे कि एग कैसे बनता है। तो oogenesis क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम या फिर एग या फिर लिख सकते हैं ओटेड, ठीक है। तो एग के फॉर्मेशन को oogenesis कहा जाता है। और नॉर्मली एग जो है उसका साइज़ कितना होता है, 0.1 mm। ये नॉर्मल साइज़ है एग का।
तो एक बार हम यहाँ पे ड्रॉ करके देख लेते हैं बेटा स्ट्रक्चर कैसा होगा इसका, एग का जो है वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो देख लेते हैं एक बार बना के। ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। और इसको क्या है, सेल अपने आप प्रोड्यूस करती है, इस लेयर को सेल अपने आप प्रोड्यूस करती है इसको। और सेकंड देखो बेटा कौन सी है, सेकंड जो ये लेयर है वो है जोना पेलुसिडा। सेकेंड लेयर कौन सी है बेटा? जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा जो है वो एक नॉन सेल्यूलर लेयर है। सो सेकेंड लेयर जो है वो कौन सी है? नॉन सेल्यूलर लेयर। नॉन सेल्यूलर लेयर या मेम्ब्रेन बोल सकते हैं। ओके, सो नाम क्या है इसका? जोना पेलुसिडा। ओके, तो ये रिलीज किससे हुई है? दे आर रिलीज्ड बाय फॉलिक्यूलर सेल। फॉलिक्यूलर सेल जो है उसी से ये मेम्ब्रेन बनी हुई है। ओके, उसके बाद देखो बेटा, अब इसके भी बाहर, जस्ट इसके भी बाहर, हाँ एक चीज़ और है जो मैंने यहाँ पे बोला है आपको, नॉन सेल्यूलर। तो मतलब नॉन सेल्यूलर है तो कैसी है? इसके अंदर क्या है, एक तरह की जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो इसको हम जेली मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। ओके, क्या बोल सकते हैं? जेली मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। अब इसके बाहर देखो क्या है, कुछ इस तरह की बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल जो हैं वो एक लेयर बनाए हुए हैं। बहुत सारे फॉलिक्यूलर सेल जो हैं वो एक लेयर बनाए हुए हैं। ठीक है, ये चारों तरफ है बेटा, चारों तरफ है ये, तो मैंने चारों तरफ आपको नहीं दिखाई है, कुछ इस तरह से देखो। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। ठीक है, और ये भी किससे रिलीज हुई है? रिलीज बाय follicles, okay, made up of many follicles। मतलब क्या है कि बहुत सारी फॉलिकल्स जो हैं उन्हीं से मिलकर के ये लेयर बनी है, इसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान से समझो। अब इसके अंदर क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है, प्लाज्मा है इसका, है ना। तो प्लाज्मा जो है, इसके प्लाज्मा को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो एग है उसके प्लाज्मा को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। दो पार्ट में कौन कौन सा? एक तो जो ये आउटर में दिखा रही हूँ ये वाला, और एक है जो सेंटर में प्रेजेंट है। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया बेटा। एक तो क्या है कि ये आउटर साइड वाला, और दूसरा कौन सा है? ये इनर वाला, ये वाला इनर। ठीक है, और इसी में क्या प्रेजेंट है? इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में नहीं है, साइड में प्रेजेंट है। इसका न्यूक्लियस साइड में प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है? प्लाज्मा। अब जो प्लाज्मा है उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये बाहर वाला जो है उसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स प्लाज्मा। कॉर्टेक्स बाहर वाला है, या फिर उसको बोल सकते हैं एक्सोप्लाज्मा। क्या बोल सकते हैं? एक्सोप्लाज्मा। और जो ये अंदर वाला है, जो ये अंदर वाला है, इसको बोलते हैं हम, या तो बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मा, या फिर इसको बोल सकते हैं ऊप्लाज्मा। या तो बोल सकते हैं एंडोप्लाज्मा, या फिर बोल सकते हैं ऊप्लाज्मा। ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है, तो इसको बोलते हैं जर्मिनल वेसिकल। जर्मिनल
वेसिकल, ठीक है। अब एग जो है बेटा, उसके अंदर जो यॉक है सेंट्रल पार्ट में, यॉक जो है वो बहुत ही लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ह्यूमन का जो एग है उसमें जो यॉक है वो बिल्कुल ना के बराबर प्रेजेंट होता है। इसलिए कई बुक्स में लिखा हुआ है कि ह्यूमन का जो एग है उसको ए लीथल बोलते हैं, कई में लिखा हुआ है माइक्रो लीथल बोलते हैं, क्योंकि यॉक का कंटेंट जो है वो बहुत ही कम होता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ जहाँ पर ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जस्ट इसके सामने वाली जो साइड है, ये सामने वाली साइड है, इस सामने वाली साइड को बोलते हैं एनिमल पोल। क्या बोलते हैं? एनिमल पोल। और एक जस्ट इसके पीछे वाली साइड भी है, इसको बोलते हैं वेजिटल पोल। ठीक है बेटा, इसके जस्ट बिल्कुल सामने वाली साइड को बोलते हैं एनिमल पोल, और जो बैक वाली साइड है उसको बोलते हैं वेजिटल पोल। एनिमल पोल जो है इसका मेन फंक्शन क्या है इस साइड का? स्पर्म सेल जो हैं उनकी फर्स्ट एंट्री, स्पर्म्स की फर्स्ट एंट्री जब एग में होगी तो वो कहाँ से होती है? एनिमल पोल से ही होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसको बना के देखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब एक बार हम लेयर पे आ जाते हैं कि लेयर कौन कौन सी हैं। 3 मेम्ब्रेन, कितनी है बेटा एग के बाहर? 3 मेम्ब्रेन। सो 3 मेम्ब्रेन जो है वो देखो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है प्राइमरी मेम्ब्रेन। कौन सी है? प्राइमरी मेम्ब्रेन। अब प्राइमरी मेम्ब्रेन जो है वो सेल ने अपने आप बनाई है। क्या है बेटा? सेल ने अपने आप बनाई है। तो नाम क्या है उसका प्राइमरी का? वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। क्या नाम है? वाइटिलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद जो है वो है सेकेंडरी, सेकेंडरी मेम्ब्रेन। प्राइमरी मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल हो गया वाइटिलाइन। सेकेंडरी, सेकेंडरी किसके थ्रू बनी है बेटा? फॉलिक्यूलर सेल से ही बनी है। किन से बनी है? फॉलिक्यूलर सेल से ही बनी है। तो इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं। एक तो हमारी इसके अंदर थी जोना पेलुसिडा। कौन सी थी? जोना पेलुसिडा। और दूसरी इसके अंदर कौन सी है? कोरोना रेडिएटा। कौन सी है? कोरोना रेडिएटा। तो 3 कही है ना, तो 2 तो हो गई। अब थर्ड मेम्ब्रेन बताओ भाई कौन सी है? तो थर्ड जो है वो टर्शरी मेम्ब्रेन। टर्शरी। अब देखो टर्शरी कौन सी हुई बेटा? टर्शरी मेम्ब्रेन जो है ये क्या है? रिलीज़ होती है, रिलीज़ होती है किससे? ग्लैंड से। किससे रिलीज़ होती है? ग्लैंड से। ठीक है, और वो ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ग्लैंड प्रेजेंट इन ओविडक्ट। कहाँ प्रेजेंट है? ओविडक्ट में प्रेजेंट होती है। तो जो ग्लैंड है उस ग्लैंड का नाम क्या है? शेल ग्लैंड। क्या नाम है? शेल ग्लैंड। ठीक है, और जो ये शेल ग्लैंड है ये क्या बनाती है? थर्ड मतलब टर्शरी मेम्ब्रेन बनाती है। और टर्शरी मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल है शेल मेम्ब्रेन। ठीक है, शेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा है कि एग का नॉर्मल साइज़ कितना होता है और एग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एग की कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती हैं और कौन सी मेम्ब्रेन कहाँ से रिलीज़ होती है। नेक्स्ट अभी देखते हैं टाइप्स ऑफ एग। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ एग। अब हमने एग को भी कई सारे टाइप में डिवाइड कर दिया, बट एग को जब हमने डिवाइड किया है तो यॉक सैक के बेस पे किया है। यॉक की अमाउंट कितनी है, यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है पूरे के पूरे एग सेल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार हम लिख देते हैं कि हमने किस किस बेस पे डिवाइड किया है। फर्स्ट अमाउंट ऑफ यॉक, और सेकेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक। ठीक है, इसके बेस पे किया है हमने एग को डिवाइड।
तो देख लेते हैं बेटा, फर्स्ट जो है अमाउंट ऑफ यॉर्क, इसके बेस पे करते हैं कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है वो है हमारे माइक्रो लीथल एग। माइक्रो लीथल एग कौन से होते हैं? जिनमें यॉर्क का कंटेंट बहुत ही कम हो, मतलब क्या हो, बहुत ही कम, लेस अमाउंट ऑफ यॉर्क, बहुत ज़्यादा कम हो बेटा उसमें, तो उसको हम बोलते हैं माइक्रो लीथल। एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं हम किसका? ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन फीमेल जो है, इसका एग जो है वो कैसा होता है? माइक्रो लीथल। जैसा कि मैंने आपको एक बार अभी भी कहा था कि कई सारी बुक्स में लिख रखा है कि उसको हम ए लीथल भी बोल सकते हैं, क्योंकि यॉर्क जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फीमेल के अंदर जब fetus का डेवलपमेंट होता है तो उसका डेवलपमेंट का पूरा काम प्लेसेंटा करती है। प्लेसेंटा ही नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, और जब तक उसकी पूरी ग्रोथ नहीं हो जाती तब तक प्लेसेंटा के थ्रू ही उसको सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। तो यॉर्क जो है उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है ह्यूमन एग में, तो प्लेसेंटा जो है वो क्या करती रहती है? नरिश करती रहती है। इसलिए ह्यूमन फीमेल का जो एग है उसके अंदर यॉर्क जो है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, सो यहाँ पे रीज़न लिख देंगे बेटा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा ही क्या करती है? सारे नरिशमेंट करती है, न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करती रहती है। सेकंड जो है वो है मीज़ोलीथल एग। अब मीज़ोलीथल एग देखो कौन से होते हैं? जिसमें मॉडरेट अमाउंट हो, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, जिसमें मॉडरेट अमाउंट हो किसकी? यॉर्क की। जिसमें मॉडरेट अमाउंट हो किसकी बेटा? यॉर्क की, तो उसको मीज़ोलीथल एग बोलते हैं। तो ऐसा किस में होता है? एग्जाम्पल ले लिया हमने कि भाई ऐसा फ्रॉग के केस में होता है। अब भाई फ्रॉग के केस में भी बहुत ज़्यादा यॉर्क क्यों नहीं होता है एग में? क्योंकि फ्रॉग में क्या होता है, जब उसका डेवलपमेंट होता है तब उसकी लार्वल स्टेज आती है। ठीक है, लार्वा के बाद ही क्या है वो अडल्ट में चेंज होता है। तो लार्वल स्टेज जो होती है उसी से क्या हो जाता है, फिर वो अपने न्यूट्रिएंट्स को लेना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें भी यॉर्क कंटेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो स्टेज बाय स्टेज उसका डेवलपमेंट होता है। तो इसलिए फ्रॉग जो है वो मीज़ोलीथल एग प्रोड्यूस करते हैं। थर्ड, मैक्रोलीथल, या फिर हम इसको पॉलीलीथल भी बोल सकते हैं, मैक्रोलीथल एग। अब मैक्रोलीथल एग जो हैं वो किसके होते हैं? मैक्रो का मतलब देखो क्या हुआ? बहुत ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? मोर सेफिशिएंट अमाउंट ऑफ यॉर्क, मतलब बहुत ज़्यादा यॉर्क कंटेंट है उसमें। तो एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया हमने बर्ड्स का। बर्ड्स में ऐसा है, रेप्टाइल्स के जो एग होते हैं बेटा उनमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, कुछ इंसेक्ट के भी ऐसे ही हैं। तो इनमें क्या होता है, यॉर्क इतना ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि पूरी तरह से जो उनका फिटस, और जब तक पूरा डेवलपमेंट ना हो जाए तब तक वो उसके एग के अंदर ही रहते हैं, और एग के अंदर जो है जो यॉर्क जो है वही क्या करता है, उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहता है, उसी से वो क्या करते रहते हैं, अपनी डेवलपमेंट करते रहते हैं। इसलिए जब पूरी तरह से वो बन जाते हैं, अंदर पूरा स्ट्रक्चर उनका बन गया, तब जा कर के वो क्या करते हैं, जो एग है उसको रप्चर करते हैं, फिर बाहर निकलते हैं। इसलिए क्या है कि कोई दूसरा उनके पास कोई दूसरा मीडियम नहीं है खुद का नरिश करने का, इसलिए यॉर्क कंटेंट उन एग के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अब सेकंड टाइप देख लेते हैं इसका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क। तो सेकंड जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉर्क। अब यॉर्क का डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बेस पे देख लेते हैं एग कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है होमोलीथियल। होमोलीथियल को हम आइसोलीथियल भी बोल सकते हैं। होमोलीथियल को आइसोलीथियल भी बोल सकते हैं। अब होमो या आइसो का मतलब क्या हुआ, सेम। तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म
डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, ठीक है, मतलब इक्वल अमाउंट में क्या है, पूरे एग के अंदर वो प्रेजेंट है। ऐसा किन एग में होता है, ह्यूमन बीइंग का जो एग है उसमें ऐसा होता है, ठीक है। सेकंड जो है बेटा वो है टीलोलिथियल एग, टीलोलिथियल। इनमें क्या होता है, यॉक जो है वो एक ही साइड पर इकट्ठा हो जाता है, यॉक जो है वो एक ही साइड पे इकट्ठा हो जाता है। बर्ड्स में ऐसा होता है, हैन का जैसे एग जो है उसमें देखा होगा कि जो येलोइश पार्ट जो है वो बिल्कुल एक साइड पे इकट्ठा हो जाता है। तो एग्जाम्पल इसमें दे दिया हमने किसका, हैन का। सॉन बर्ड्स में ऐसा होता है, ठीक है। थर्ड जो है वो है सेंट्रोलीथल या फिर सेंट्रिक लीथल। अब देखो इसमें क्या होता है, सेंट्रिक लीथल या सेंट्रोलीथल में नाम से लग रहा है कि यॉक जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है, यॉक सेंटर में प्रेजेंट है। ऐसा किस में होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसा इंसेक्ट में होता है, इंसेक्ट के एग जो है उनमें ऐसा होता है। अब देखो बेटा, एक होते हैं क्लिडोइक एग, क्लिडोइक कौन से होते हैं, जिनमें सेफिशिएंट अमाउंट होती है किसकी, यॉक की, और जो पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करवाते हैं, जो पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करवाते हैं उनको क्लिडोइक एग बोलते हैं, ठीक है। एक क्रोमोसोम होता है बेटा लैम्ब्रश क्रोमोसोम, लैम्ब्रश क्रोमोसोम जो होता है वो लोअर इनवर्टिब्रेट्स में होता है, और जिनके अंदर भी वो प्रेजेंट होता है वो उसमें क्या करता है, यॉक का सिंथेसिस करता है। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर वो प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ह्यूमन बीइंग के अंदर यॉक के कंटेंट काफ़ी कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम कर लेते हैं oogenesis प्रोसेस। oogenesis प्रोसेस जो है वो एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। कैसी है वो, एक डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। देखो बेटा, जैसा कि कहा जाता है कि जो फीमेल जो है जब उसकी फिटल स्टेज होती है, फर्स्ट मंथ से ही उसमें एग का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, बट जब प्यूबर्टी की एज आती है तब जा कर के वो फंक्शनल होते हैं, उससे पहले वो क्या है, फंक्शनल नहीं होते हैं। तो एक बार ये देखते हैं कि फर्स्ट मंथ से लेकर के और नेक्स्ट जितने मंथ आते हैं उनमें जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उनका नंबर कितना होता है। तो फर्स्ट मंथ जेस्टेशन पीरियड जो है उसका जो फर्स्ट मंथ होगा, फर्स्ट मंथ ऑफ जेस्टेशन पीरियड, फर्स्ट मंथ पे जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो कितने होते हैं, 1700 प्राइमरी फॉलिकल्स, ठीक है। सेकेंड मंथ जब होगा सेकेंड मंथ पे इनका नंबर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, अबाउट 6 लाख, और बढ़ता बढ़ता इनका नंबर अगर हम फिफ्थ मंथ की बात करें तो फिफ्थ मंथ पे इनका नंबर जो है वो 7 मिलियन के करीब हो जाता है। मतलब इतना ज़्यादा जो प्राइमरी फॉलिकल हैं उनका नंबर बढ़ता जा रहा है। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट मंथ था जेस्टेशन का तो 1700 नंबर ही था, सेकंड में 6 लाख के अराउंड हो गया, और फिफ्थ मंथ डेवलपमेंट होते होते कैसे हो गया 7 मिलियन तक। फिफ्थ मंथ के बाद अब एग का नंबर बढ़ेगा नहीं, घटता है। क्या कहा है बेटा कि जो फिफ्थ मंथ है उसके बाद एग का नंबर बढ़ेगा नहीं, घटता जाता है। तो उसके नंबर के घटने को हम क्या बोलते हैं, फॉलिक्यूलर एट्रेशिया।
ठीक है, नेक्स्ट जो है उसमें क्या होगा, फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। फॉलिक्यूलर एट्रेशिया का मतलब देखो क्या हुआ कि जो ये प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ये क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी, श्रिंकिंग ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो क्या हो गई हैं, बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगी, या फिर बोल सकते हैं डीजेनरेशन ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं उनका डीजेनरेशन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर एट्रेशिया। और फॉलिक्यूलर एट्रेशिया 5 मंथ के बाद होना स्टार्ट हुआ। तो जब बेबी का बर्थ होगा, तो बर्थ का जब टाइम पीरियड आएगा तब कितने प्राइमरी फॉलिकल बचे, बर्थ के टाइम पीरियड पर सिर्फ 2 मिलियन, 7 मिलियन थे बेटा 5th मंथ में। उसके बाद एट्रेशिया स्टार्ट हो गया, कम होते 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 कितना नंबर बच गया, 2 मिलियन। और जब तक प्यूबर्टी की एज आएगी, तब तक ये एट्रेशिया होता ही रहेगा। तो प्यूबर्टी की एज में सिर्फ 60 से लेकर 80,000 तक ही नंबर रह जाएगा, किसका, प्राइमरी फॉलिकल्स का। और उनमें से भी क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं, जो उनका ग्रुप जो होता है, ठीक है, मोस्टली क्या है 500 प्राइमरी फॉलिकल्स में से कोई एक ही सिलेक्ट होती है जो एग में कन्वर्ट होती है, जिसमें oogenesis की प्रोसेस होती है, ठीक है, जो एग में कन्वर्ट होती है, आगे जिसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ एक नंबर बताए हैं। अब oogenesis प्रोसेस जो है इसमें भी क्या होते हैं, 3 फेज़ होते हैं इसके भी। कौन कौन से होते हैं वो, फर्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन फेज़, सेकंड इसमें सेम वही है जो स्पर्मेटोजेनेसिस में था, ग्रोथ फेज़, और थर्ड इसका क्या है, मैच्यूरेशन फेज़, ठीक है। तो 3 फेज़ आते हैं। तो एक बार इन तीनों फेज़ को पढ़ने से पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो एग जो बनता है वो किस तरह से बनता है। देखो ओवरीज जो है, ओवरी के अंदर हमने पढ़ा था कि स्ट्रोमल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ओवरी का जब हमने स्ट्रक्चर किया था तो ओवरी का स्ट्रक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा था कि जो बाहर वाले, जो ये बाहर की तरफ जितने सेलुलर मास है उसको तो बोल देंगे हम कॉर्टेक्स, और जो अंदर की तरफ होता है उसको बोल देंगे हम मेड्यूला। तो बाहर की तरफ जो कॉर्टेक्स जो है उसी में से क्या है, सेल जो है वो सिलेक्ट होती है, जिसको ऊगोनिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ऊगोनिया बोलते हैं। और जब वो ऊगोनिया सेल जो है, जब उसका डेवलपमेंट शुरू होता है तो उसके बाहर बहुत सारी फॉलिक्यूलर लेयर जो हैं वो इकट्ठा होती हैं, ठीक है। तो उनको हम स्ट्रोमा बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, स्ट्रोमा। बहुत सारे फॉलिकल्स इकट्ठा होते रहेंगे। उसमें क्या है, एक स्टेज आती है, कैसी स्टेज, जब कुछ एक फॉलिकल बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, कुछ एक फॉलिकल बिल्कुल बाहर से फ्लैट हो जाते हैं। तो जो बिल्कुल फ्लैट फॉलिकल होती हैं, ये स्टेज आई ना उसमें, ये जो बिल्कुल फ्लैट हो गई हैं बाहर से, तो जो ये फ्लैट हो जाती हैं इस तरह से, इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। ये क्या है, ये डेवलपमेंट की स्टेज बता रहे हैं हम। अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो है ये फर्दर क्या है, ये भी कन्वर्ट हो जाएगी। अब जो बाहर वाली जितने भी फॉलिकुलर सेल आ रही हैं वो कॉलमनर शेप में चेंज हो जाएंगी। किस में चेंज हो जाएंगी, कॉलमनर में, और लेयर आ जाएगी जोना पेलुसिडा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि सेल आती जाएंगी, बहुत सारी सेल जब इसमें इकट्ठा हो जाएंगी, बहुत सारी सेल जो हैं जब इकट्ठा हो जाती हैं तो कुछ इस तरह का मास दिखना स्टार्ट हो जाता है। जब बहुत सारी सेल इकट्ठा होती हैं तो कुछ इस तरह का मास दिखना स्टार्ट हो जाता है, इस तरह का मास दिखना बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है।
ओके, ये फॉलिक्यूलर मास है, ये न्यूक्लियस है, ये फॉलिक्यूलर मास है, और इसी फॉलिक्यूलर मास को बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा। उसके बाद क्या होता है, जब ये फॉलिक्यूलर मास यहाँ इकट्ठा हो गया, फिर इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इस तरह से कैविटी बननी स्टार्ट हो जाती है। ये कैविटी बन गई है, इस कैविटी को बोल देंगे फॉलिक्यूलर कैविटी या फिर बोल देंगे एंट्रम। बाकी ये एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, और ये क्या है, कैविटी बन गई है यहाँ पे। ठीक है, ये कैविटी बन गई। ये कैविटी अब क्या होगी, थोड़ा थोड़ा अपना साइज इंक्रीज करती रहेगी। इसको क्या बोल देंगे बेटा, कैविटी को एंट्रम। ओके, और ये लेयर आई हुई है जोना पैलुसिडा। उसके बाद क्या है, अब ये जो कैविटी वाला हिस्सा है ये थोड़ा थोड़ा बड़ा होता रहेगा, और फाइनली जो एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, मतलब जिसके अंदर से सेकेंडरी oocyte को बाहर निकलना है, वो स्टेज आएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, एक मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये मैंने आपको डेवलपमेंट की स्टेज दिखाई है कि सबसे पहले कैसे होता है डेवलपमेंट। स्ट्रोमा में से कॉर्टिकल पार्ट में से, ओवरी में से सिलेक्ट हुई एक सेल उगोनिया बोल दिया, उसमें से क्या, उसके बाहर लेयर आने लगी बहुत सारी फॉलिक्यूलर की, कुछ एक फ्लैट हो गई, प्राइमोर्डियल बोल दिया था, कुछ एक फिर कॉलमनर शेप की हो गई, पूरा एक सेलुलर मास बन गया, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा बोल दिया, फिर अंदर कैविटी आ गई, एंट्रम बोल दिया। कैविटी जो है वो क्या करेगी, अपने आप को थोड़ा थोड़ा बढ़ाती रहेगी। फाइनली क्या है, एक स्टेज आ गई उसकी, जिसको बोल दिया मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या बोल दिया, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। ये जो बेटा ग्राफियन नाम जो है ये साइंटिस्ट के नाम पे है। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है ये क्या करेगा, सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ करता है। ठीक है, जब ओव्यूलेशन होता है तो ये क्या करता है, सेकेंडरी oocyte को रिलीज़ करता है। पूरा मंथ जो है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का है, उसका जो 14th डे आता है, तो 14th डे पर एक सेकेंडरी oocyte रिलीज़ होता है। और किस में से होता है, इस मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में से। उससे पहले का जितना भी टाइम पीरियड है वो सारा इसकी डेवलपमेंट में लग जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया कि किस किस तरह से होती हैं। ठीक है, तो इसलिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है उसको कंप्लीट होने में 28 से लेकर के 30 डेज़ का टाइम पीरियड लगता है। ठीक है, ये देखो बेटा, ये हमने मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर अभी हम बना रहे हैं, और उसके बाहर लेयर देखो कितनी सारी लेयर प्रेजेंट हैं उसके बाहर। ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte साइड में है, और इसके बाहर क्या है, इसके बाहर भी बहुत सारी सेल प्रेजेंट हैं, इसके बाहर भी बहुत सारी सेल प्रेजेंट हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ओके, इस तरफ भी क्या है, लेयर है। ये इस तरह से डबल है, तो मैं आपको पूरा नहीं करके दिखा रही हूँ ये। ठीक है, ऐसे डबल लेयर है। देख लेते हैं एक बार। ये बाहर वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं थिक्का एक्सटर्ना। इसके अंदर वाली जो है इसको बोलते हैं थिक्का इंटरना। ठीक है, ये वाली लेयर जो है उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये वाली लेयर जो है उसको बोलते हैं मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा। ये क्या है, फॉलिक्यूलर
एंट्रम, ठीक है। ये है क्यूम्यूलस, क्यूम्यूलस ओफोरिस, ओफोरेटिस। ये है सेकेंडरी oocyte, इसके बाहर जो ये लेयर है ये है जोना पेलुसिडा, और जो इसकी तरफ ये सेल जो प्रेजेंट हैं इसको बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजीरस, ठीक है। तो ये हमने बनाया बेटा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल जो है एक्सटर्नल लेयर है, इसमें इसको बोलते हैं थिक्का एक्सटर्ना, अंदर वाली है थिक्का इंटरना, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, उसके अंदर भी लेयर है मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा, कैविटी है पूरी उसको एंट्रम बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है, बाहर की कवरिंग को जोना पेलुसिडा बोलते हैं, इसके बाहर जो ये सेल प्रेजेंट है उसको क्यूमुलस ओफोरस बोलते हैं, जस्ट इधर वाली जो मैंने ग्रीन से बना रखे हैं उसको डिस्कस प्रोलीजीरस। अब इनका फंक्शन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर किसी का कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो और हाँ, एक चीज़ ये भी बतानी है, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लगी। तो बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए, खुश रहिए एंड बाय बाय।